बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और एनर्जी इज़ एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क या कैपेसिटी ऑफ अ समथिंग टू डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्क करने की एबिलिटी रखता है हम कहते हैं उसमें एनर्जी है। ठीक है ना। अब कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, अगर वैक्यूम में फॉल कर रहा है तो हम कहते हैं उसकी जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस में फॉल कर रहा है तो फिर कुछ एनर्जी जो है वो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में भी यूज़ हो जाती है। मुख्तलिफ स्टेजेस में होती हैं हमारे पास। समटाइम फॉसिल फ्यूल्स में अगर हम बात करें तो केमिकल एनर्जी होती है जो इंटरनल हीट एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी यानी स्टीम प्रोड्यूस होती है और वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन या जनरेटर को घुमाती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर यही सीक्वेंस आपका बार बार रिपीट होता है। इसमें केमिकल टू इंटरनल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक से टरबाइन और उसके बाद जनरेटर और देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इसमें से मे बी केमिकल से डायरेक्ट वो काइनेटिक पे आ जाएं या काइनेटिक से डायरेक्ट वो टरबाइन या जनरेटर पे आ जाएं, इलेक्ट्रिकल पे ना जाएं, तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सीक्वेंस देखा जाए तो वो यही सीक्वेंस होगा जो आपका हाईलाइटेड हुआ है। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट है। ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इलास्टिक में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं उसे इलास्टिक या स्ट्रेन एनर्जी का भी नाम दिया जाता है। केमिकल एनर्जी जो होती है केमिकल रिएक्शंस की वजह से या एनर्जी कोई स्टोर्ड होती है किसी ऑब्जेक्ट में, इवन हमारी बॉडी में स्टोर होती है, फॉसिल फ्यूल में स्टोर होती है, जितने केमिकल रिएक्शंस हैं वहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो केमिकल एनर्जी कहलाती है जो स्टोर होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी आपके पास कंटेन विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इंटरनल एनर्जी जो होती है एनर्जी समथिंग हैज़ ड्यू टू इट्स टेम्परेचर फॉर टेम्परेचर और स्टेट्स समटाइम्स रेफर टू एज द थर्मल और द हीट एनर्जी के बारे में जैसे हम बात कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी थी जो उस मैच स्टिक में स्टोर थी और जैसे ही हमने उसको रब किया तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में और लाइट में। दो एनर्जीज हमें ये एट अ टाइम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल है तो वो टाइम साउंड और हीट में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। और जैसे आप बल्ब ऑन करते हैं तो एट द टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिचुएशन इन पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हैं। अब ये अगर एक पर्सन है जो फॉल करता है तो एट दिस टाइम इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद ये कॉर्ड जो है स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास जब हम बात करते हैं तो कुछ सोर्सेज होती हैं जो रीन्यूएबल होती हैं, कुछ सोर्सेज होती हैं जो नॉन रीन्यूएबल्स होती हैं। बहुत अच्छी तरह से हम ये जानते हैं रीन्यूएबल्स और नॉन रीन्यूएबल्स के बारे में। वो तमाम सोर्सेज जो कि विंड है, वाटर है, जियोथर्मल एनर्जी है, सन है, ये आपकी रीन्यूएबल्स हैं। ठीक है ना, बार बार इनको आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल्स इनके अलावा जितनी भी सोर्सेज हैं वो नॉन रीन्यूएबल्स कहलाती हैं। ठीक है जी। इसमें जब हम फोर्सेस या मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं तो एनर्जी आपके पास ट्रांसफ़र होती है मैकेनिकल वर्किंग की वजह से होती है। इलेक्ट्रिकल करंट में भी एनर्जी होती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। हीटिंग में होती है। वेव्स, लाइट और साउंड की वजह से जो एनर्जी है वो आपकी वेव्स एनर्जी कहलाती है। यहाँ पे अगर आपने सेल यूज़ कर रहे हैं बैटरी में तो ओवरऑल आफ्टर ऑल वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सोलर आपने सेल लगाया हुआ है तो फिर वो सनलाइट से फिर वो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, उसको बैटरी को मिल रही है, फिर वो बैटरी चार्ज हो रही है और देन फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी। समटाइम ये होता है कि कुछ एनर्जी डिसिपेट भी हो रही होती है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। मिसाल के तौर पे आपने फ़ैन ऑन किया। अब फ़ैन ऑन करने का मकसद ये है कि उसको काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो डिसिपेटेड है। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ द एनर्जी इन्होंने आपको बहुत डिटेल में बताई हैं। साउंड है, लाइट है, इलास्टिक है, केमिकल है, न्यूक्लियर है। ये स्टोर्स होती हैं जो आपके पास स्टोर्स होती हैं, इसमें इलास्टिक है, केमिकल है, न्यूक्लियर है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ट्रांसफ़र की बात आती है तो उसमें काइनेटिक है, साउंड है, लाइट है, थर्मल है और इलेक्ट्रिकल है।
वैसे तो काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के साथ लिंक कर सकती हैं उस वक्त जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा हो, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रू करें अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक पर्सन है, अगर इसको हाइट पे होल्ड करके लेके जाता है तो अपनी बॉडी की एनर्जी यूज़ करता है, फिर से काइनेटिक एनर्जी, देन उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये होती है जो वर्क आप कर रहे होते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस भी इसने अप्लाई किया और ये mgh इक्वल होंगे दोनों आपस में, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो होगी आपके पास वो mgh डिपेंड करता है कितना मैसेस ने रेस किया, कितनी हाइट तक लेके गया और कितने जी। काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पास हाफ mv² यानी कि मास पे भी डिपेंड करती है और स्पीड पे भी। अगर दोनों में चेंज नहीं आ रहा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है ना। और अगर चेंज आ रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब स्केयर से अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जा रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है अगर तो उसकी स्पीड में इंक्रीज आ रहा है। और अगर स्पीड में इंक्रीज नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है फिर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो चुकी है, फिर बाकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ये बात हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और हम ये देखते हैं कि लेट सपोज इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 100 जाउल्स है। अभी वैसे जैसे ये फॉल करेगा नीचे की तरफ आएगा तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 100 जाउल्स है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 80 जाउल्स है तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई है 20 जाउल्स ड्यू टू द इन द फॉर्म ऑफ द हीट की वजह से लॉस्ट हो गई है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से लॉस्ट हो गई है। हाँ, लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तब आप कह सकते हैं कि भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूल्स हैं, वाटर हैं, वेव्स हैं, जियोथर्मल है, जिसमें कुछ रीन्यूएबल्स हैं, कुछ नॉन रीन्यूएबल्स हैं, सोलर हीटिंग्स हैं, सोलर सेल्स हैं, विंड है, और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी फॉर्म भी बताई गई हैं। तो ये चाहे तो टेबल आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। विच ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज स्टिल बेलो कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विदाउट नीडिंग द एनी मूविंग पार्ट। तो एनी मूविंग पार्ट में जो आपके पास जो एनर्जी है वो सोलर है, बाकी तमाम में जियोथर्मल हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो या न्यूक्लियर हो तो हमें टरबाइन को घुमाना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और आसान हैं, आप इनको देख सकेंगे एक नज़र तो बहुत ही आसान। अब जैसे विच वन ऑफ द एनर्जी सोर्सेज लिस्टेड बिलो इज़ नॉट रिलायबली अवेलेबल एट ऑल द टाइम्स। तो ऑल द टाइम्स आपको जो नहीं मिलती वो इसमें से जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो लाजमी है कि आपको ज़रूरी नहीं कि वो हर वक्त आपको अवेलेबल हो, बाकी सब मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो सोलर कैसे दिए कि जब क्लाउड आ जाते हैं तो फिर वो नहीं मिलेंगी। Which of the energy sources listed below does not deriving its energy from the sun? हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी सन की वजह से होता है, ऑयल भी सन की वजह से होता है। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है जो ज़मीन की अपनी हीट होती है दैट इज़ नॉट ड्यू टू द सन, ठीक है ना। बाकी वेव्स भी सन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सिंपल से MCQs हैं और ये आप इनको देख सकते हैं। एफिशिएंसी या इनएफिशिएंट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी का बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने एक टोटल एनर्जी प्रोवाइड की है कहीं पे और लेट्स सपोज 1000 जॉल्स आपने एनर्जी किसी सिस्टम को दी है, उसमें से 800 जॉल्स आपकी यूज़ हो रही है, बाकी 200 जॉल्स आपकी वेस्ट हो रही है। तो आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, भाई एफिशिएंसी कितनी है। और सिंपल टेक्निक होती है उसकी, वो इतनी मुश्किल नहीं है। 1000 जॉल्स आपने दी एनर्जी जिसमें से 800 जॉल्स आपकी यूज़ हुई है, बाकी 200 जॉल्स आपकी वेस्ट हो गई है। तो आपने क्या करना होगा, 800 को अब जो आपकी आउटपुट है यूज़फुल उसको 1000 से इनपुट से डिवाइड करना होगा और 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 80%। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 20% एनर्जी वेस्ट हो रही है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, इनपुट एनर्जी जो होती है ना वो दो जगह पे जा रही होती है। इनपुट आपके पास एक तो यूज़फुल में कन्वर्ट हो रही होती है प्लस वेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये आप चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा जी इतनी एनर्जी जाउल से 75 जाउल्स आपके पास लाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, बाकी 25 जाउल्स वेस्ट हो गई है। 75% इसकी एफिशिएंसी होगी और इसमें जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हुई है। फिलामेंट या फिर ये फिलामेंट बल्ब है कोई, तो उसमें 90 जाउल्स एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, जस्ट 10 जाउल्स लाइट फॉर्म में कन्वर्ट हुई है।
तो अब तो हम खैर फिलामेंट लैंप यूज़ इसीलिए नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट होती है वहाँ पे एनर्जी, तो अब तो एनर्जी सेवर यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए आपके पास जो ये एनर्जी है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुई है। तो 10% ये एफिशिएंसी है फिलामेंट लैंप की। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी एफिशिएंसी के बारे में। जैसे 60 वाट का लैंप है, 50 वाट पावर आपकी, अच्छा पावर की फॉर्म में भी आप एफिशिएंसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एनर्जी ही की फॉर्म में करें। ये इनपुट पावर इज इक्वल आपका जो यूजफुल आउटपुट पावर होती है वो डिवाइड कर देते हैं आप उसको इनपुट से और मल्टीप्लाई बाय 100। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी जो यूजफुल पावर है 100 वाट ऑफ द पावर, वो 10 वाट ऑफ द पावर जो है आउटपुट एज अ लाइट, ठीक है ना। तो ये आपके पास हुई है, जस्ट वेट, इसको स्टॉप करते हैं जी। तो 10 वाट आपने क्या करना होगा, 10 वाट को आपने डिवाइड करना होगा 60 वाट से जो आपका इनपुट है, और आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी। दोनों फार्मूले आपके पास लिखे हुए एनर्जी की फॉर्म में भी हैं और पावर की फॉर्म में भी हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई सी मुश्किल बात नहीं है। वर्क जहाँ भी फोर्स लगेगी और डिस्टेंस कवर होगा तो हम कहेंगे वर्क हुआ है, लेकिन अगर हम फोर्स लगा रहे हैं कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा तो कोई वर्क नहीं हो रहा, या फिर आपकी फोर्स वर्टिकल लग रही है और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कवर हो रहा है तो उस फोर्स की वजह से वर्क नहीं होगा। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस लगना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन पे अगर आप देख सकते हैं तो फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन पे लग रही है इसकी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो डायरेक्शन ए है, डिस्टेंस ए है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस हम लेंगे इसमें वर्क फाइंड करने के लिए वो ए बी सी में से ए लेंगे, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होता है दैट डिस्टेंस शुड बी यूज ओवर हियर। अच्छा, अब लेकिन समटाइम वो कहते हैं वर्क ड्यू टू द ग्रेविटी या वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी फाइंड करो, तो फिर उसमें वर्टिकल हाइट इन्वॉल्व हो जाती है और फिर आप वर्टिकल हाइट लेते हैं, वरना आप वर्टिकल हाइट चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब भी वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा तो उसमें वर्टिकल हाइट लाजमी चूज़ की जाएगी, ठीक है जी। आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। सेकेंडली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपसे वर्क डन की, तो ये सिंपल फार्मूला है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस का, और उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है जी। पावर वर्क डन एंड द टाइम टेकन, पावर का बहुत सिंपल रिलेशन है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम है। एक बात का ख्याल रखिएगा, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम है या एनर्जी ओवर टाइम है, दोनों इक्वेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सम टाइम हमारे पास, जस्ट वेट, इसी पे मैं लिख देता हूँ कि अगर आपने फाइंड करना है पावर, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम या वर्क ओवर टाइम। अच्छा, अगर आप स्पेसिफिक हाइट तक लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है वर्क आपका स्पेसिफिक ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, या आप एक ख़ास हाइट तक आप मूव कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कांस्टेंट ही होगी। अच्छा, अगर वर्क कांस्टेंट होगा तो पावर और टाइम के दरमियान रिलेशन इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। ये बात ज़रा देखिएगा कि जहाँ पे फिर आप अगर वर्क कांस्टेंट है, पावर बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, या पावर कम कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। और अगर आप टाइम कांस्टेंट कर देते हैं, आप अपना वर्क बढ़ा देते हैं, तो भी पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने टाइम कांस्टेंट कर दिया है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि टाइम मेरे पास फिक्स है, मैं ज़्यादा पावर कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो फिर वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। वर्क आप ज़्यादा करेंगे, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो फिर पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो पावर और वर्क का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त जब टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, अदरवाइज़ ये इक्वेशंस आप इनको इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर।